आइए आज हम लोग व्याकरण के संधि के बारे में सुनेंगे, सीखेंगे भी। कुछ समयाभाव और तकनीकी खराबी की वजह से थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, फिर भी संधि सामान्यतः मेल को कहते हैं। संधि का मतलब मिलने से होता है। फर्क यही है कि इस संधि उस मेल को, ये संधि उस मेल को कहते हैं जिस मेल का परिणाम खास होगा, जो किसी खास उद्देश्य, किसी खास बदलाव, किसी खास वजह से मेल हो, संधि कहते हैं। संधि एक मेल है। हम परिभाषा लिख सकते हैं कि संधि क्या है? मेल है जहां विकार उत्पन्न होता हो, विकार उत्पन्न होता हो। संधि एक मेल है जहां विकार उत्पन्न होता हो। यूं कहें कि संधि वर्णों का मेल है। इसको लिख सकते हो, संधि मेल है वर्णों का। इसलिए वर्णों का लिखेंगे क्योंकि हम यहां व्याकरण पढ़ रहे हैं और व्याकरण में संधि का मतलब वर्णों का मेल ही होता है। तो संधि मेल है वर्णों का जहां विकार उत्पन्न होता है। कहते हैं हम इसे सामान्यतः 3 अलग अलग भागों में बांट कर पढ़ते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये संधि के 3 अलग अलग रूप हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ध्यान रखें, संधि क्या है? मेल है। कैसा? तो वर्णों का। क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। हम कह सकते हैं कि संधि किसे कहते हैं? तो संधि एक मेल है वर्णों का जहां विकार उत्पन्न होता हो। संधि एक मेल है वर्णों का जहां विकार उत्पन्न होता हो, जहां विकार उत्पन्न होता हो कहते हैं। संधि एक मेल है जहां विकार उत्पन्न होता है, संधि कहते हैं। संधि को हम 3 अलग अलग भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा विसर्ग। स्वर संधि, स्वर संधि का मतलब ही है कि जहां स्वर आपस में मिलते हों। या फिर यूं कहा जाए कि जहां स्वर से स्वर मिलते हों, जहां स्वर से स्वर मिलते हों, स्वर संधि। जहां स्वर से व्यंजन या फिर यूं कहें तो व्यंजन से व्यंजन मिलते हो, व्यंजन से स्वर भी मिल सकते हो, तो व्यंजन से व्यंजन का मिलन व्यंजन संधि है। जब संधि के बीचों बीच विसर्ग का होना जरूरी हो, विसर्ग संधि कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, संधि का 3 अलग अलग रूप, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि, स्वर से स्वर का मिलन स्वर संधि है। व्यंजन से स्वर या व्यंजन का मिलन व्यंजन संधि है। और जब संधि के बीचों बीच विसर्ग का होना जरूरी हो, विसर्ग संधि कहते हैं। यूं कहा जाए कि जब विसर्ग के साथ संधि हो, विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये इस प्रकार से संधि 3 अलग अलग रूपों में, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सामान्यतः व्यंजन के कोई भेद नहीं होते, विसर्ग के भी कोई भेद नहीं होते, लेकिन स्वर के अपने भेद होते हैं। वह 5 होते हैं। कितने होते हैं जी? 5। आइए हम इन्हीं स्वर के 5 भेदों का नाम और बारी बारी से उसके बारे में सुने और समझे। इनके कुछ नियम होते हैं, इनके भी कुछ नियम होते हैं जो पढ़ने होते हैं, और इनके अपने 5 अलग अलग रूप होते हैं।
स्वर संधि, स्वर के 5 अलग अलग नाम। पहला दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा यण, चौथा वृद्ध, पांचवा अयादि। ये 5 अलग अलग स्वर संधि के भेद होते हैं जिन्हें हम लोगों को पढ़ना होगा। ये 5 अलग अलग जो स्वर संधि के भेद हैं, इसे हम लोगों को इनके नियमों के बारे में अलग अलग तरीके से, इनके अलग नियम है, इनके अलग नियम है, इनके अलग नियम है, इनके अलग और इनके अलग है। इस प्रकार से हम ये स्वर का ही आपस में मेल है, स्वर से स्वर का ही आपस में इन 5 अलग अलग तरीके से मिलना होता है और अलग अलग परिणाम निकलते हैं। अतः इन नियमों को हम बारी बारी से सुनेंगे और सीखेंगे। आज हम लोग दीर्घ के बारे में सुनते हैं, केवल दीर्घ। आज हम लोग दीर्घ के बारे में सुनेंगे। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में ध्यान देंगे हम लोग। जब आप लोगों को स्मरण होना चाहिए कि हम लोग जब याद पढ़ रहे थे वर्ण के बारे में, तभी हम लोग स्वर के बारे में सुने थे कि स्वर इस प्रकार से होते हैं, आ, हर्ष दीर्घ, हर्ष उ दीर्घ उ। इस प्रकार से हम इनको 3 अलग अलग जोड़े में बांट दिया। पहले जोड़े में बड़ा कौन? दीर्घ आ। दूसरे जोड़े में बड़ा कौन? दीर्घ ई। तीसरे जोड़े में बड़ा दीर्घ उ। अतः अब यह सिद्ध हो चुका कि दीर्घ का मतलब ही है कि मुझे बड़े वाले को अपनाना है। अतः इन दोनों के आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वह सदैव आ होगा। इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वह सदैव ई होगा। इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वह सदैव दीर्घ उ होगा। अतः क्यों? क्योंकि यह दीर्घ स्वर संधि है। कैसे? तो ये दोनों आपस में किसी भी प्रकार से मिलते हो तो मिलने के उपरांत परिणाम आ होगा, जो इस प्रकार से होगा। और मिलने का यह सिलसिला 4 अलग अलग रूपों में हो सकता है। पहला यह है अ से मिलेगा, दूसरा आ से मिलेगा, फिर तीसरा आ से मिलेगा, फिर चौथा आ से मिलेगा। अ के साथ मिल सकता है, आ के साथ मिल सकता है, और आ के साथ मिल सकता है, और फिर आ के साथ मिल सकता है। इस 4 अलग अलग मेल का एक ही परिणाम होगा, वह आ होगा। यानी ये 4 अलग अलग तरीके से मिलेंगे और जो परिणाम होगा वो सदैव एक ही होगा, आ। क्योंकि यह इस दोनों में बड़ा है और दीर्घ स्वर संधि का यही मतलब है कि बड़े का प्रधानता होना चाहिए। अतः अ मिलकर के आ बनाएगा, आ मिलकर के आ बनाएगा, और आ मिलकर के आ बनाएगा, आ मिलकर के भी आ बनाएगा। ठीक है, यही सिलसिला इन दोनों के साथ है, यही सिलसिला इन दोनों के साथ है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण राम जोड़ अवतार। संधि कैसे होती है, इसके लिए वर्ण विच्छेद को थोड़ा सा समझना ज्यादा बेहतर है। अपितु यहां मैं सीधे सीधे संधि करके दिखाता हूं। राम और अवतार का संधि, तो रा, वर्ण विच्छेद करके ही दिखाता हूं। र आ, चूंकि र के साथ आ, म, अ, व, अ, त, आ, र। इस प्रकार से अ और
संधि हो रहा है, यहाँ अ आ आपस में मिल रहे हैं। नियम के अनुसार अ जब भी कभी आपस में मिलता हो तो आ बनाता हो, अतः यह आ बनाएगा। अब हम इसे जोड़ेंगे तो र और आ मिलकर के रा बनेगा, म और आ मिलकर के मा बनेगा, व मिलकर के व, ता मिलकर के ता, र का र। इसको एक साथ लिख देंगे तो बनेगा रामावतार, रामावतार। ये राम और अवतार का संयोग संधि करने के उपरांत हमें जो शब्द मिला वह रामावतार शब्द मिला। यहाँ अ का संधि हुआ, आ बना, इसलिए म और अ जुड़ करके, म के अ और अ को जुड़ करके आ बनना पड़ा और नया शब्द रामावतार बना। यह है स्वर संधि का दीर्घ रूप और दीर्घ स्वर संधि का पहला रूप। ठीक, इसको अब दूसरे दूसरा देखते हैं ई के बारे में। यही गतिविधि ई के साथ होता है। यहां भी ई से जुड़ सकता है, ई बड़ी ई से जुड़ सकता है, फिर बड़ी ई छोटी ई से, बड़ी ई बड़ी ई से। यह भी चार अलग अलग रूपों में जुड़ेगा, परिणाम हमेशा बड़ी ई ही होगा क्योंकि इसमें दोनों में बड़ी ई ही बड़ी है। अब इसका भी उदाहरण देखते हैं, जैसे सणी जोर इस, सनी जोर इस बनेगा स अ न ई स। यहां ई और ई का संधि हुआ, बनेगा दीर्घ ई। अब इसका दीर्घ ई का मात्रा लिखना है, बनेगा स, दीर्घ ई का मात्रा बना नी और फिर स, सनिस। कोई संदेह? सनिस, स न दोनों ई जुड़ा, दीर्घ ई बना और स, सनिस। इस प्रकार से ऊ का भी उदाहरण आपके पास इसके बाद। यही गतिविधि ऊ के साथ भी है। ऊ में भी ऊ का ऊ से, ऊ का दीर्घ ऊ से, दीर्घ ऊ का हर्ष ऊ से और फिर दीर्घ ऊ का दीर्घ ऊ से। यह भी चार अलग अलग रूपों में मिलन करते हैं जहां परिणाम हमेशा दीर्घ ऊ होता है। उदाहरण इस प्रकार से है कि भानु जोड़ उदय बनेगा भानु, भानुदय, भानुदय। कोई दिक्कत? इस प्रकार से दीर्घ स्वर संधि का पहला, दूसरा और तीसरा तीन चरणों में अलग अलग रूप, आपको अलग अलग परिणाम देखने को मिला। और ये तीन ही बदलाव इसमें होते हैं, तीन ही चरण में बदलाव होते हैं और तीनों चरण के चार चार प्रारूप होते हैं जो आपके समक्ष दिखा दिया गया। यह आज का दीर्घ स्वर संधि का सिलसिला यही संपन्न हुआ। हम अगले कक्षा में गुण स्वर संधि के साथ मिलेंगे, गुण स्वर संधि के साथ अगले कक्षा में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर यह स्पष्ट न हो या किसी भी प्रकार से इसमें मुश्किलें आती हो तो आप मुझे मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये संधि थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो व्याकरण को बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि व्याकरण का रीढ़ संधि कहा जाता है। शब्द निर्माण से लेकर के और शुद्ध उच्चारण हेतु सबसे मूल इकाई
व्याकरण का संधि माना गया है। कैसे हम वर्णों को जोड़ करके नया वर्ण बनाते हैं, इन सभी चीजों को इसमें हम सीखते हैं। फिर अगले कक्षा। धन्यवाद।